वेलकम टू आवर SCS क्लासेस। इस क्लास में आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2026 में जो आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, उसी के लिए एक प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट साइंस का आपके लिए ओरिजिनल प्रश्नों के साथ लेकर के आए हैं। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था, क्योंकि इसमें जो टिक लगे हुए थे उन्हें मिटा दिया गया है, जिससे आप इसका प्रैक्टिस लगा सकें ओरिजिनल प्रश्नों के साथ में। क्योंकि यदि टिक लगा हुआ होता तो आप पहले से ही देख चुके होते, इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए जो टिक लगे हुए थे वो टिक इसमें से मिटा दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपको इन 25 साइंस के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। और आपको बताना चाहेंगे यदि आपने इन 25 प्रश्नों में से 19 या 20 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया तो समझ लीजिए कि आपकी अच्छी खासी तैयारी है। तो ये जो पेपर है 28 तारीख को कंडक्ट हुआ था। किस तारीख को? 28 को कंडक्ट हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले 27 तारीख के तीनों शिफ्टों के पेपर आपके लिए करा चुके हैं। वो यदि आपने नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना आ चुका है जो कि न्यूटन की गति से संबंधित से है। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्न में से का नियम कहा जाता है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे क्या कहा जाता है? जड़त्व कहेंगे, त्वरण का नियम कहेंगे, बल का, या क्रिया प्रतिक्रिया का? तो चलिए इसे देखते हैं, इसे क्या कहेंगे। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। पूछा क्या गया? फर्स्ट ही पूछा गया है, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, तो द्वितीय नियम को किसका नियम कहते हैं? उसे कहते हैं संवेग का नियम। यदि वो इस बार आपसे पूछ ले 3 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में जो शिफ्टों में पेपर होंगे उनमें यदि पूछ ले कि न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप लोग कहेंगे संवेग का नियम। क्या कहेंगे? संवेग का नियम कहेंगे। और यदि आपसे पूछ ले तीसरा नियम किस पर आधारित है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो इस तरह से तीनों नियम आपको बता चुके हैं। इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हो सकता है द्वितीय तृतीय नियम आपसे पूछ ले। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब था वह जड़त्व का नियम कहते हैं प्रथम नियम को। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं। और तृतीय नियम को कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया नियम कहते हैं न्यूटन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट की उचित ठहराता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व लगता है। साफ सी बात है, पत्थर का जो द्रव्यमान होता है अर्थात उसका जो भार होता है वह अत्यधिक होता है और अधिक जड़त्व होता है इसमें, अर्थात वह अपनी विरामावस्था को बदलने की अधिक प्रतिरोध करता है। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो आप क्रिया बताना है उसे किस तरह की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ, तो देखिए इसकी क्रिया करते हैं Na2SO4 प्लस BaSO4 के साथ जब इसकी क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा।
तो इसका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा इसके अभिक्रिया के बाद में। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या दोहरा विस्थापन या इसे अपक्षेपण की क्रिया भी इसे कहते हैं। तो इस तरह से आपका इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोहरा विस्थापन भी आपके लिए लिखा हुआ मिल सकता है या द्विविस्थापन भी लिखा हुआ मिल सकता है या आपको फिर मिल सकता है अपक्षेपण क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो वो कौन सा ऑप्शन होगा जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विकृत करने वाली एक श्वेतर रुधिर कोशिका। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती? मान लीजिए तरंग का यदि आयाम बढ़ा दिया जाए तो किसमें वृद्धि होगी? आकृति में होगी, आवृत्ति में होगी, तरंग दैर्ध्य, तरंग की ऊर्जा या चाल में उसकी वृद्धि होगी। तो उसकी वृद्धि किसमें हो जाएगी? तो उसकी वृद्धि हो जाएगी तरंग की जो ऊर्जा होती है, वेव एनर्जी होती है, तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है किसी न किसी रूम में, तो इस बार भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मुकुल आरंभ, मुकुल परिपक्वता, मुकुल वियोजन और नई वेष्टि। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही हुए थे। कमेंट में आप बताना ना भूलें। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया? कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा आपका? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या ये ठीक होगा? कमेंट करें आप लोग। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध डैश के साथ बढ़ता है। तो वह प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में वृद्धि, लंबाई में कमी, तापमान में कमी या तापमान में वृद्धि। तब आपका सही उत्तर हो जाएगा तापमान में वृद्धि। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन आपको बताना है इसमें। तो कौन सा कथन आपके सही है? एक सीधे धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित संकेंद्रीय वृत्त बनाती हैं क्या? क्या ये वृत्त बनाती संकेंद्रीय वृत्त? तो ये पहला वाला कथन जो है आपका ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वे संकेंद्रीकृत वृत्त बनाती हैं। अगला है कि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। दूसरा वाला भी कथन ठीक है। तब आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तब आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी वाला, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही हैं। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। यदि अभी तक आप क्लास पे जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, और यूट्यूब चैनल आपने SCS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला होगी वो आपके लिए यहाँ पर करवाई जाएगी। साइंस के साथ में आपके लिए GK के भी प्रश्न कराए जाएंगे, रीजनिंग के भी और मैथ के भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए आप अभी सब्सक्राइब करें यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगला है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। करिए भाई अवलोकन। का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका?
H2S प्लस I2, हाइड्रोजन सल्फेट और आयोडीन की जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है। किसका? रेडॉक्स अभिक्रिया का। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। पहला कथन आपका ठीक हो जाएगा। अगला है आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। आप देख रहे हैं। तो इस तरह से सेकेंड वाला भी कथन आपका ठीक हो जाएगा। तब आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? आपका कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसी क्लास से ग्रुप डी में इसी लेवल के आपके लिए कई प्रश्न आपको देखने को आपके पेपर ग्रुप डी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी के अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया है। हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या होगा? तो मुख्य लाभ क्या होगा? तो इसका मुख्य लाभ होगा इससे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता प्राप्त होती है। क्या होती है? सहायता प्राप्त होती है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? तो किसकी खोज हुई थी? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की या नाभिक की? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा नाभिक की। डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया कि सुकेंद्रीकी कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थित ऊर्जा का एक उदाहरण है? आपको स्थित ऊर्जा का कमेंट बॉक्स में फार्मूला लिख करके आपको बताना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। तो कमेंट करें इसका सही जवाब क्या हुआ। एक चलती ट्रेन, एक बहती नदी, एक लुढ़कती गेंद या एक मेज पर रखी किताब। तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा एक मेज पर रखी किताब। डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक क्या होता है? अधिक बंकन करता है। यह किस का कण होता है? तो अब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है और इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। जो बैंगनी रंग की किरणें होती हैं उसका जो तरंग दैर्ध्य होती है वह न्यूनतम होती है और इसी कारण इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, अर्थात मैक्सिमम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? जब द्विखंडन क्रिया होती है तो उसके उपरांत कितनी संतति बनती है? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा 2। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा गया? सत्य नहीं है, अर्थात गलत पूछा गया। तो कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका गलत कथन क्या हो जाएगा? अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा है कि निम्नलिखित निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है। और चौथा कथन है निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा?
तब इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा आपका कौन सा गलत हो जाएगा? दूसरा आपका गलत हो जाएगा, निर्मित प्रतिबिंब सदा बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है, बड़ा ना होकर के ये क्या होता है, ये छोटा होता है। तो इस तरह से आपका सेकंड और फोर्थ वाला जो कथन है ये यहाँ पे रॉन्ग दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि पौधों की कोशिका में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया की जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर के कारण होती है? तो ये किस कारण से होती है? तो अब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा, नई प्रोटीन संरचनाओं का निर्माण के कारण ये ऐसा होता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 को। किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह इस ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? तापमान के द्वारा, दाब के द्वारा, या फिर ये आयतन के द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये तापमान के द्वारा होती है और दाब के द्वारा होती है। तो इस तरह से आपका ए और बी वाला आपका सही होगा, और ये भी आपका किसमें दे रखा है? डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। सक्रियता श्रृंखला में से सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? तो सबसे नीचे है, तो किस अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में? तो ये पाई जाती है मुक्त अवस्था में। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दे रखा है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? तो इसका लक्षण क्या हो जाएगा? इसका लक्षण हो जाएगा, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि या त्रिबंध आबंध होता है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन को मोचक कारक को विमोचित करता है, जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, अब आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग, अर्धस्वेतक हाइपोथैलेमस, ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षारक बने तो लवण विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान पूछा गया है कि इसका कितना होता है, क्या होगा इसका पीएच मान, आप कमेंट करके बताएं। तो इसका पीएच मान आपका हो जाएगा, क्या होगा इसका? तो इसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 7 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा, निषेचन नहीं होगा, कि वो काट देगा तो निषेचन कहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और इस क्लास का ये साइंस का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? द्रव को जमना, चीनी को जल में घोलना, गैस को संपीड़ित करना, या ठोस को गर्म करना? तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीनी को जल में घोलना या घोलना। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से अपने प्रीवियस ईयर की ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट साइंस के 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, और यूट्यूब चैनल आपने SCS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, SCS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और
नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके लिए रीजनिंग, मैथ और साइंस की श्रृंखला अपनी चल ही रही है। आपके लिए सभी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये श्रृंखलाएं कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए एमसीक्यू टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि आपको वहीं से डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।